हेलो एवरीवन, वेलकम टू डील एकेडमिक्स। तो आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए क्लास 10 साइंस का आपका जो चैप्टर नंबर 1 है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन के जो आपके हैंड रिटन नोट्स हैं उनकी एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियो। ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स के दिमाग में एक क्वेश्चन रहता है कि ये जो चैप्टर है वो बहुत ही थियोरेटिकल चैप्टर है, इसलिए इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो ज़रूर चाहिए होती है स्टूडेंट्स को। इसलिए आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूँ आपके लिए चैप्टर नंबर 1। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। ठीक है। तो आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ठीक है। सबसे पहले आपका जो चैप्टर का नाम है वो स्टार्ट होता है केमिकल रिएक्शन से, कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। ठीक है। तो सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, व्हाट इज़ अ केमिकल रिएक्शन, कि एक केमिकल रिएक्शन आखिर होता क्या है। ठीक है। तो यहाँ पर नीचे आपको दिख रहा है कि लिखा हुआ है कि द प्रोसेस इन विच new substances with new properties are formed from one or more substances is called a chemical reaction। इस लाइन का क्या मतलब है, यानी कि एक केमिकल रिएक्शन क्या होता है। एक केमिकल रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज, यानी कि ऐसे सब्सटेंसेस जो कि नए सब्सटेंस फॉर्म हो और साथ ही साथ उनकी नई प्रॉपर्टीज फॉर्म हो, आर फॉर्म्ड फ्रॉम वन और मोर सब्सटेंसेज, एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस से जब नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन हो और साथ ही साथ उन नए सब्सटेंसेस की फॉर्मेशन के साथ ही साथ उन सब्सटेंसेस में नई प्रॉपर्टीज़ भी ऐड हो, यानी कि उन नए सब्सटेंसेस के अंदर अलग अलग प्रॉपर्टीज़ फॉर्म हो एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंस के रिएक्ट करने पर। तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। यहाँ पर हमें एग्जाम्पल दे रखा है कि केमिकल रिएक्शन के क्या क्या हमारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के क्या क्या एग्जाम्पल हैं। ये बात तो आपको समझ में आ गई कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन वो होता है यानी कि जब नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उन नए सब्सटेंसेस की नई नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जब एक या एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करके एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन करते हैं तो उस नए सब्सटेंस की कुछ नई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है। आगे बात करते हैं एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन, क्या क्या एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल यहाँ पर आप देख सकते हो, जैसे कि यहाँ आपका एग्जाम्पल हो गया डाइजेशन ऑफ फूड, यानी कि जो हमारा फूड डाइजेस्ट होता है हमारी बॉडी में वो भी क्या है, एक तरीके का केमिकल रिएक्शन है। ठीक है। जो हम रेस्पिरेशन, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारे बॉडी में जब हम ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं, तो जब ऑक्सीजन अंदर जाता है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो क्या करता है, जब ऑक्सीजन अंदर जाएगा तो हमारे बॉडी में जो फूड है उसे ब्रेक डाउन करने के काम आता है। तो वो भी एक तरह का क्या है, केमिकल रिएक्शन ही है। रस्टिंग ऑफ आयरन, यानी कि जब जो मेटल होता है, जो आयरन होता है, उसके अंदर क्या हो जाता है, जंग लग जाता है। तो जब जंग लगने के लिए, यानी कि जो रस्टिंग होती है आयरन की, वो तभी तो होती है जब जो आयरन है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है। यानी कि जब दो सब्सटेंसेस आपस में रिएक्ट करते हैं, एक नए सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, उसी वजह से उसी का एक रिएक्शन है कि वहाँ पर उसमें क्या होता है, आयरन पे जंग लग जाता है, या फिर उसे रस्टिंग ऑफ आयरन भी बोलते हैं। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, तो इसके बारे में हम आगे चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, यानी कि जो कर्ड है यानी कि जो दही है उसकी फॉर्मेशन के अंदर भी एक केमिकल रिएक्शन या फिर एक केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व होती है। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से एग्जांपल्स हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन के। तो ये सारे जो एग्जांपल्स हैं वो आपको याद रखने हैं, क्योंकि कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिए जाते हैं। आगे चलते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन का एग्जांपल दे रखा है। एग्जांपल क्या है जी, मैग्नीशियम रिएक्ट करता है, सॉरी, मैग्नीशियम यहाँ पर क्या करता है, रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है। यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखा है। रिएक्शन क्या है कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। मैग्नीशियम जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब ये क्या है, ये मैग्नीशियम है। जब दो सब्सटेंस यानी कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, जब दो सब्सटेंस मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो इसलिए जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं इसलिए उन्हें उन सब्सटेंसेस को क्या बोला जाता है, हमें रिएक्टेंट बोला जाता है। ठीक है। यहाँ पर आपको दिख रहा है उन सब्सटेंसेस को रिएक्टेंट बोला जाता है जो आपस में रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो अब यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, MgO, यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ जब मैग्नीशियम रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ। तो जब जो सब्सटेंस रिएक्ट करने के बाद बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं हम प्रोडक्ट। ठीक है। अब आपको यहाँ पर डेफिनेशन मिल जाएगी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की, कि व्हाट इज़ अ रिएक्टेंट। ठीक है। एक रिएक्टेंट क्या होता है, एक रिएक्टेंट ऐसा सब्सटेंस होता है, द सब्सटेंस विच टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड अ रिएक्टेंट। ठीक है। यानी कि केमिकल रिएक्शन में
पार्टिसिपेट करने वाले सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने देखा ऊपर एग्जांपल में मैग्नीशियम ने जब रिएक्शन किया ऑक्सीजन के साथ, तभी तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हुई। इसलिए जब दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं तभी तीसरे सब्सटेंस यानी कि जो प्रोडक्ट है उसकी फॉर्मेशन होती है। तो हमें समझ में आ गया रिएक्टेंट क्या होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारी जो डेफिनेशन आ जाती है वो आ जाती है प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट क्या होता है? ठीक है, द सब्सटेंस विच आर फॉर्म्ड इन अ केमिकल रिएक्शन आर कॉल्ड प्रोडक्ट। यानी कि जो सब्सटेंस केमिकल रिएक्शन में फॉर्म होता है, यानी कि दो रिएक्टेंट के रिएक्ट करने के बाद जो नया सब्सटेंस बनता है उसे हम क्या बोल देते हैं, उसे हम बोल देते हैं कि वो प्रोडक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया आपको केमिकल रिएक्शन में दो रिएक्ट के क्या रिएक्टेंट क्या होता है और प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, समझ में आ गया केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन का मतलब होता है जब दो चीज़ें यानी कि दो सब्सटेंस आपस में रिएक्ट करते हैं एक नए प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करने के लिए, तो उसे केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। दो सब्सटेंस जो रिएक्ट करते हैं उसे उन्हें रिएक्टेंट बोलते हैं, और उन दोनों सब्सटेंस के रिएक्ट होने के बाद जो नया सब्सटेंस फॉर्म होता है उसे हम प्रोडक्ट बोलते हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर हमारे पास पार्ट आ जाता है कंडीशन फॉर केमिकल रिएक्शन, कि केमिकल रिएक्शन जब होता है तो उसकी क्या कंडीशन होती है। ठीक है, केमिकल रिएक्शन की क्या क्या कंडीशन होती है, किन कंडीशंस पर सिर्फ केमिकल रिएक्शन हो सकता है। तो यहाँ पर दे रखा है केमिकल रिएक्शन होने के लिए या तो उस सब्सटेंस की स्टेट में चेंज हो, यानी कि जो उसकी फिजिकल स्टेट होती है उसके अंदर चेंज हो। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है अगर कोई सब्सटेंस सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, उसे उसे क्या बोलते हैं, उसकी फिजिकल स्टेट बोलते हैं। या तो उसकी स्टेट में चेंज हो, या उस सब्सटेंस के कलर में चेंज आए, या उसके टेम्परेचर में चेंज आए, या फिर गैस इवॉल्व हो, और एक सब्सटेंस होता है जो कि इंसॉल्युबल सब्सटेंस होता है उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट, या तो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में आ गई कि चार पांच कंडीशन है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए क्या कंडीशन होती है। तो चार पांच कंडीशन होती है, या तो उस केमिकल रिएक्शन की स्टेट में चेंज हो, या उसका कलर चेंज हो, या टेम्परेचर में चेंज हो, या फिर गैस इवॉल्व हो, या फिर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो। ठीक है, ये चार पांच बातें आपको जो है ध्यान रखनी है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये सारी बातें याद रखनी है। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे यहाँ पर आ जाता है हमारे पास मैग्नीशियम रिबन। देखो ये मैग्नीशियम रिबन जो है वो आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत सारे स्कूल्स के अंदर जो है प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपके मैग्नीशियम रिबन आ चुका है। साथ ही साथ आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी आप देखोगे तो आपको मैग्नीशियम रिबन का टॉपिक ज़रूर मिल जाएगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन ये एक बेसिकली एक्सपेरिमेंट है जो कि किया जाता है केमिकल रिएक्शन को डिफाइन करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जब एक मैग्नीशियम व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज हीटेड इन एयर। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि मैग्नीशियम रिबन, जब एक मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है, यानी कि जब मैग्नीशियम रिबन को हीट किया जाता है हवा के प्रेजेंस में, इट बर्न्स इन एयर। यानी कि मतलब क्या होता है इसका, मैग्नीशियम किसके प्रेजेंस में आया, हवा के, ऑक्सीजन के, विथ वाइट डेजलिंग फ्लेम। ठीक है, यानी कि इसका मतलब है जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो जलता है एक वाइट डेजलिंग फ्लेम की तरह। यानी कि वाइट डेजलिंग फ्लेम का मतलब होता है कि अलग तरीके की एक वाइट कलर की फ्लेम निकलती है उसमें से, टू फॉर्म वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर क्या है कि एक मैग्नीशियम रिबन है, जब उसे हीट किया गया, उसे गर्म किया गया, ठीक है, तो वो बर्न होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यानी कि जैसे ही वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आ जाता है तो वो बर्न होता है, और एक वाइट डेजलिंग फ्लेम के साथ वो बर्न होता है। और एक वाइट, जब दो रिएक्टेंट यानी कि जब मैग्नीशियम रिएक्ट करा किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ, और उसे हीट किया गया तो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम निकली, और एक वाइट कलर का पाउडर एज अ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ जिसे हम बोलते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, ये पॉइंट आपको होप करता हूँ समझ में आया होगा। आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या कह रहा है, मैग्नीशियम रिबन हैज़ अ कोटिंग ऑफ ऑक्साइड लेयर ऑन इट्स सरफेस। यानी कि जो मैग्नीशियम रिबन होता है उसके सरफेस पर एक ऑक्साइड की लेयर होती है, विच इज़ फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन इट। यानी कि क्या होता है कि जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है, ऑक्सीजन के रिएक्शन में आता है, तो क्या होता है उस मैग्नीशियम रिबन के ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है। अब इसका केमिकल फार्मूला क्या हो सकता है, इस रिएक्शन का केमिकल फार्मूला दे रखा है आपको, कि जब मैग्नीशियम आया किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, यानी कि जो मैग्नीशियम का रिबन है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आया, तो एक वाइट कलर के पाउडर की फॉर्मेशन हुई जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं, या फिर MgO बोलते हैं। ठीक है, आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ठीक है, मैग्नीशियम रिबन का, कि जब मैग्नीशियम रिबन जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आता है तो वो एक वाइट डेजलिंग फ्लेम की उसमें बर्न होता है, वाइट डेजलिंग फ्लेम उसमें से निकलती है, चमकती हुई वाइट कलर की फ्लेम निकलती है। और साथ ही साथ जब वाइट कलर की फ्लेम निकलती है तो उसके रिएक्शन के बाद एक वाइट कलर का पाउडर फॉर्म होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, ये आपको समझ में आया होगा।
आगे चलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन के बारे में यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि केमिकल इक्वेशन आखिर क्या होती है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अ केमिकल रिएक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं केमिकल इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, एक केमिकल जो रिएक्शन होता है उसे हम एक इक्वेशन की तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इट इन्वॉल्व्स यूजेस ऑफ सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स और केमिकल फार्मूला ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। यानी कि क्या होता है कि एक केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए केमिकल इक्वेशन का इस्तेमाल होता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस होते हैं जिन्हें हम जो है फिजिकली समझ नहीं सकते या फिर फिजिकली हम उन्हें फील नहीं कर सकते, इसलिए एक केमिकल इक्वेशन बनानी पड़ती है उस रिएक्शन को समझने के लिए। ठीक है, जिसमें कई सारे सिंबल्स का यूज़ होता है और साथ ही साथ किसी भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट का जो केमिकल फार्मूला होता है उसका यूज़ होता है विद मेंशनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट। यानी कि विद मेंशनिंग ऑफ फिजिकल स्टेट का क्या मतलब है यहाँ पर कि यानी कि जो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं, यानी कि जब दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट कर रहे हैं तो उनका फिजिकल स्टेट, यानी कि वो रिएक्टेंट सॉलिड हैं, लिक्विड हैं या फिर गैस हैं, उसके बारे में समझने के लिए भी उनकी फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करना पड़ता है। ठीक है, ऐसे ही एक केमिकल इक्वेशन की फॉर्मेशन होती है ताकि जो फिजिकल रिएक्शंस हैं हम उन्हें ढंग से समझ पाएँ, इसलिए केमिकल इक्वेशन को बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, केमिकल इक्वेशन जो है दो टाइप की होती है। एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, एक होती है बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, एक होती है अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब इनका क्या मतलब है, आगे चलते हैं एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के पास। ठीक है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है? एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन होती है कि व्हेन मास ऑफ रिएक्टेंट एंड मास ऑफ प्रोडक्ट आर इक्वल। ठीक है, अब आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि जो केमिकल इक्वेशन है वो बैलेंस्ड है, यानी कि क्या मतलब है इसका, लेफ्ट और राइट साइड यानी कि जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है, जब उन दोनों का मास आपस में बराबर हो जाता है तो उसे क्या बोलते हैं, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। देन इट इज कॉल्ड अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अब आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ पर मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ और मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है क्योंकि दोनों साइड ही मास जो है क्या है, बैलेंस्ड है। मास कैसे बैलेंस्ड है, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है कि दो मैग्नीशियम यहाँ पर भी हैं, दो मैग्नीशियम यहाँ पर भी हैं। ठीक है, दो ऑक्सीजन यहाँ पर भी हैं और दो ही ऑक्सीजन यहाँ पर भी हैं, तो मास क्या है यहाँ पर, बैलेंस्ड है। ठीक है, इसलिए हम ऐसी इक्वेशंस को जिनका दोनों साइड यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की साइड जो मास है वो बैलेंस्ड होता है, उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, एक होता है आपका अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड से ही आपको नाम समझ में आ रहा है कि अनबैलेंस्ड क्या होता है, कि जिसका मास बैलेंस्ड ना हो। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को हम स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी बोलते हैं साइंस की लैंग्वेज में। ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, हमें पता है कि जब मास रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का इक्वल ना हो, यानी कि जब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसका मास आपस में इक्वल ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या फिर स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे आपको एग्जांपल दे रखा है, रिएक्शन वही है, मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एक मैग्नीशियम, एक मैग्नीशियम, तो यहाँ पर मैग्नीशियम तो बैलेंस्ड है, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर दो ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक सिंगल एटम है ऑक्सीजन का, इसलिए ये जो है केमिकल इक्वेशन क्या है, बैलेंस्ड नहीं है। इसे बोलते हैं अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं। यहाँ पर हमारे पास आ जाता है कि एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। ठीक है, इसको रब कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। यहाँ पर आता है कि वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, यानी कि केमिकल इक्वेशन जो होता है हम उसे बैलेंस करने की क्या नीड है, क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वाई वी नीड टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्यों बैलेंस करने की ज़रूरत होती है केमिकल इक्वेशन को? देखो, केमिकल इक्वेशन जब तक बैलेंस नहीं होगी तब तक जो है रिएक्शन सही से होगा, रिएक्शन तो हो जाएगा, लेकिन आपकी जो केमिकल इक्वेशन है जब तक वो बैलेंस्ड नहीं होगी तो तब तक उसका मास जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का क्या नहीं होगा, बराबर नहीं होगा। तो एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए ज़रूरत होती है ड्यू टू कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी कि कंजर्वेशन ऑफ मास का आपको कॉन्सेप्ट नाइन्थ क्लास में भी पढ़ा होगा आपने कि जो मास होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर वो बैलेंस्ड होता है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड। ठीक है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन, ये आपने नाइन्थ में भी पढ़ा होगा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के अंदर मास ना तो क्रिएट किया जाता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है पूरी तरीके से। ठीक है, इस लाइन को समझते रहना और इसी लाइन के बेसिस पर आपको इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। तो एक केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हम एक मेथड का इस्तेमाल करते हैं जिस मेथड को हम बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है,
तो ये जो हिट एंड ट्राई मेथड होता है, इससे हम जो है एक केमिकल इक्वेशन जो होती है उसे बैलेंस करते हैं। ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड क्या होता है? फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको रिएक्शन दे रखा है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन रिएक्ट करके मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कहता है हिट एंड ट्रायल मेथड, कि हमें किसी भी तरीके से जो रिएक्टेंट है और जो प्रोडक्ट है उसके साइड में जितने भी एटम्स हैं वो हमें क्या करने हैं, बैलेंस करने हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्टेंट साइड में देखें, तो रिएक्टेंट साइड में यहाँ पर मैग्नीशियम का एक एटम है और ऑक्सीजन का भी, ऑक्सीजन के दो एटम है। ठीक है। तो ऑक्सीजन के कितने एटम है? दो एटम है। मैग्नीशियम का एक एटम। फिर हम प्रोडक्ट साइड जाएंगे, तो प्रोडक्ट साइड में ऑक्सीजन का भी एक ही एटम है और मैग्नीशियम का भी एक ही एटम है। तो इस केस में क्या है, ये अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कोई एक न्यूमेरिकल लगाना पड़ेगा, या तो प्रोडक्ट की साइड या फिर रिएक्टेंट की साइड, ताकि एक पूरी केमिकल इक्वेशन क्या हो जाए, बैलेंस हो जाए। इसलिए अब हम क्या करेंगे, हमने क्या करा कि जो रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है उसकी साइड क्या करा, प्रोडक्ट की साइड सिर्फ एक सिंगल एटम था मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का, लेकिन हमने क्या करा यहाँ पर टू लगा दिया, जिससे मैग्नीशियम के भी दो एटम हो गए और ऑक्सीजन के भी दो एटम हो गए। ठीक है। तो जैसे ही ये टू लगाया, हमने एक न्यूमेरिकल वैल्यू प्रोडक्ट की साइड रखी, तो ऑक्सीजन के एटम भी टू हो गए, मैग्नीशियम के एटम भी टू हो गए। तो ये जो पूरी केमिकल रिएक्शन है या फिर एक केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई, क्योंकि इधर भी ऑक्सीजन के दो एटम थे और इधर भी मैग्नीशियम के दो एटम थे। तो जो बैलेंसिंग इधर थी वही हमें राइट हैंड साइड यानी कि प्रोडक्ट साइड करनी थी। इसी तरीके से जो है एक केमिकल इक्वेशन जो है यहाँ पर क्या हो जाती है, बैलेंस्ड हो जाती है। ठीक है। यही है हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है। फिर आता है 12th पॉइंट, टू इंडिकेट फिजिकल स्टेट और स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फिजिकल स्टेट सिंबल्स आर यूज्ड। हाँ, यानी कि अगर कोई भी एक रिएक्टेंट है या फिर एक कोई भी प्रोडक्ट है, अगर वो रिएक्टेंट सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैस है, या फिर वो प्रोडक्ट सॉलिड है, लिक्विड है या फिर गैसियस स्टेट में प्रेजेंट है, वो चीज़ रिप्रेजेंट करने के लिए हम कुछ सिंबल्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि सॉलिड के लिए एस, लिक्विड के लिए एल, गैसियस स्टेट यानी कि गैस है अगर वो सब्सटेंस, तो जी। ठीक है। और अगर एक्वस स्टेट है यानी कि वो लिक्विड सॉल्यूशन है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, ए क्यू का जो सिंबल है वो लगाएंगे। ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एग्जांपल बताऊं, कि जैसे कि हाइड्रोजन रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन क्या है, एक गैसियस सब्सटेंस है, हाइड्रोजन गैस। तो इसलिए हम H2 के बराबर में यहाँ पर ब्रैकेट में जी यूज़ करते हैं। ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस होती है, इसलिए जी यूज़ करते हैं। और H2O क्या है, लिक्विड है, इसलिए एल यूज़ करा जाता है, स्मॉल एल। तो ये कुछ फिजिकल स्टेट के सिंबल्स होते हैं जो कि किसी भी रिएक्टेंट या फिर प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए या फिर उसकी स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। फिर बात करते हैं यहाँ पर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की। तो हमारे पर नेचर में 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन होते हैं। एक होता है आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दूसरा होता है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, तीसरा होता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, चौथा होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और फिर आते हैं आपके रेडॉक्स रिएक्शंस। ठीक है। एक एक करके इन रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पढ़ते हैं अपन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? ठीक है। आपको शब्द से ही पता लग रहा होगा कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कंबाइन होना। इसलिए इसकी स्टेटमेंट क्या है, द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जब दो या दो से ज़्यादा जो रिएक्टेंट हैं, जब आपस में कंबाइन होते हैं एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन के लिए, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, बर्निंग ऑफ कोल, यानी कि जब कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्मेशन होगी, तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्योंकि रिएक्टेंट इसमें कितने भी हो सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ पर सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है। आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केस में रिएक्टेंट चाहे कितने भी हो, लेकिन प्रोडक्ट जो है वो सिंगल ही रहेगा। यानी कि कार्बन रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फॉर्म करने के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। तो ये तो हो गया कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ वाटर हो गया, यानी कि जब वाटर की फॉर्मेशन होती है, जब हाइड्रोजन गैस रिएक्ट करती है ऑक्सीजन गैस के साथ, तो वाटर की फॉर्मेशन होती है, H2O की फॉर्मेशन होती है। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट रिएक्ट हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, और इसमें क्या फॉर्म हुआ, H2O की फॉर्मेशन हुई। तो ये क्या है, एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। फिर आते हैं आपका थर्ड एग्जाम्पल, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं आपस में मैग्नीशियम ऑक्साइड की फॉर्मेशन के लिए। ठीक है। जब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं और उन्हें हीट किया जाता है, तो वो क्या फॉर्म करते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। तो ये क्या है, दो रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट हुए और एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हुई। जब मैग्नीशियम रिएक्ट हुआ ऑक्सीजन के साथ, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो ये क्या है, एक तरह का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। फिर आते हैं फोर्थ
पॉइंट पर कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन का ही एग्जांपल है। जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे क्विक लाइम बोलते हैं, जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन है आपका डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डीकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड splits into टू और मोर सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक कंपाउंड जो है जब उसे हीट किया जाता है तो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस में या फिर सिंपलर सब्सटेंसेस के अंदर क्या होता है, टूट जाता है जब उसे हीट किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख रखा है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड, यानी कि जो फेरस सल्फेट होता है जब उसे हीट किया जाता है, it get decomposed into फेरिक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट लिखी हुई है, इसे रिएक्शन से समझते हैं। जैसे कि ये आपका फेरस सल्फेट है, जब इसे हीट किया जाएगा तो ये फेरिक ऑक्साइड फॉर्म करता है, सल्फर डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस इवॉल्व होती है। तो इस केस में क्या हुआ, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें फेरस सल्फेट को हीट किया तो वो फेरस सल्फेट टूट गया फेरिक ऑक्साइड में और उसके साथ जो है सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस रिलीज़ हुई। ठीक है, इसमें कलर भी लिखा हुआ है कंपाउंड का कि फेरस सल्फेट का जो कलर होता है वो ग्रीन कलर होता है और जो फेरिक ऑक्साइड होता है उसका कलर क्या होता है, रेड ब्राउन कलर होता है। आगे चलते हैं, इसका सेकंड एग्जांपल है व्हेन कैल्शियम कार्बोनेट इज़ हीटेड, यानी कि इस केस में जो कैल्शियम कार्बोनेट है उसे हीट किया जाता है, इट गेट डिकम्पोज इनटू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, यानी कि अगर बात करें कैल्शियम कार्बोनेट की, तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया जाएगा तो कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करा हमने तो कैल्शियम ऑक्साइड फॉर्म हो रहा है और साथ ही साथ उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो रही है, हवा में इवॉल्व हो रही है। इस केस में भी एक कंपाउंड कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज हुआ, जब उसे हीट किया गया तो वो कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया और साथ ही साथ उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हुई, इवॉल्व हुई। तो ये भी एक एग्जाम्पल था डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ठीक है, ये जो एग्जांपल्स हैं वो आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं या फिर एग्ज़ाम में आपको लिखने के लिए बोल सकता है, इसलिए ये सारे एग्जांपल्स जो है आपको याद रखने हैं। फिर नेक्स्ट रिएक्शन आता है आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, द केमिकल रिएक्शन इन विच मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेजेज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। तो यानी कि इसमें आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि इसमें क्या होता है, ये एक ऐसा केमिकल रिएक्शन होता है जिसमें ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट जब एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन, इट इज़ कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसे हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें एक ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह पे आ जाता है। इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं, इसका पहला एग्जांपल है जब आयरन रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, एक्वस कॉपर सल्फेट के साथ जब आयरन रिएक्ट करता है तो उस केस में क्या होता है, जो आयरन है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए आयरन कॉपर को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है। और यहाँ पर फिर क्या फॉर्म होता है, फेरस सल्फेट फॉर्म होता है और यहाँ पर कॉपर जो है वो सॉलिड फॉर्म में बच जाता है। ठीक है, तो इसमें स्टेटमेंट लिखी हुई है कि फेरस डिस्प्लेस्ड कॉपर टू फॉर्म फेरस सल्फेट सॉल्यूशन, ये आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल भी ऐसा ही है, जब जिंक रिएक्ट करता है कॉपर सल्फेट एक्वस सॉल्यूशन के साथ तो जिंक ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसलिए वो कॉपर को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है और यहाँ पर जिंक सल्फेट की फॉर्मेशन होती है और जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में बच जाता है। ठीक है, ये आपको रिएक्शन के एग्जाम्पल्स आपसे पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में, आपको ढंग से समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अगली स्लाइड पे। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, वर्ड से ही आपको समझ में आ गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का मतलब क्या है, कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, एक रिएक्शन इन विच न्यू कंपाउंड्स आर फाउंड बाय नेचुरल एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन टू कंपाउंड्स, यानी कि इसके अंदर क्या होता है कि दो बार डिस्प्लेसमेंट होता है, बस आपको इतना ध्यान रखना है। और इसके अंदर आयंस की जो क्या होती है, आयंस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, इसके एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, ठीक है एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं, पहला एग्जाम्पल है कि सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद बेरियम क्लोराइड टू फॉर्म अ वाइट प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। इसमें क्या होता है कि जैसे ये सोडियम सल्फेट है वो रिएक्ट हुआ बेरियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, अब इसके अंदर क्या है
कि जब सोडियम सल्फेट रिएक्ट हुआ बेरियम क्लोराइड के साथ, तो बेरियम क्या है यहाँ पर ज़्यादा रिएक्टिव है, तो बेरियम ने सोडियम को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली। यहाँ पर बेरियम सल्फेट फॉर्म हुआ और साथ ही साथ फिर क्या हुआ, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई। ठीक है, जब सोडियम क्लोरीन के साथ कंबाइन हुआ तो उसके बाद यहाँ पर सोडियम क्लोराइड की एक्वस फॉर्म में फॉर्मेशन हुई और बेरियम सल्फेट की फॉर्मेशन हुई। तो इसमें क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट 2 बार हुआ, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पर दे रखा है सिल्वर नाइट्रेट का। जब सिल्वर नाइट्रेट रिएक्ट करता है सोडियम क्लोराइड के साथ, जब सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन रिएक्ट करेगा सोडियम क्लोराइड के एक्वस सॉल्यूशन के साथ, तो यहाँ पर क्या फॉर्म होगा, AgCl, यानी कि सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होगी। क्योंकि सिल्वर यहाँ पर सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसलिए सिल्वर ने सोडियम को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली। तो यहाँ पर सिल्वर क्लोराइड की फॉर्मेशन हुई और साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट जो है यहाँ पर बच गया एक्वस फॉर्म में। ठीक है, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। ठीक है, यहाँ पर क्या फॉर्म हुआ, यहाँ पर फॉर्म हुआ सिल्वर क्लोराइड और साथ ही साथ यहाँ पर फॉर्म हुआ सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी स्टेटमेंट आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने पूरा रिएक्शन आपको समझा दिया है। व्हेन सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन इज एडेड टू सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, देन अ वाइट प्रेसिपिटेट डिस्प्लेसेस सिल्वर क्लोराइड विद सोडियम नाइट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर अब जो हमने पढ़ा था रेडॉक्स रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन का मतलब होता है कि जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों ही रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन की, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन आखिर क्या होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन का मतलब यहाँ पर आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है, जिसमें ऑक्सीडेशन हो, ऑक्सीडेशन जहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्व हो। ठीक है, तो इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है कि द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू रिएक्टेंट। ठीक है, यानी कि जब ऑक्सीजन की एडिशन हो, यानी कि ऑक्सीजन जब ऐड हो, और द रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ रिएक्टेंट, यानी कि जब हाइड्रोजन रिमूव हो और ऑक्सीजन ऐड हो। ठीक है, रिएक्टेंट में जब ऑक्सीजन ऐड हो और हाइड्रोजन रिमूव हो तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इनमें से कोई एक भी चीज़ होगी तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पर दे रखा है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो वो क्यूप्रिक ऑक्साइड की फॉर्मेशन करता है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉपर रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब कॉपर रिएक्ट करा ऑक्सीजन के साथ तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया। तो इस केस में क्या है, ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट कर रहा है किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन के साथ जैसे ही वो रिएक्ट हुआ, यहाँ पर क्या हुआ, फॉर्मेशन हुई कॉपर और H2O की। तो यहाँ पर सिंगल हाइड्रोजन था, खाली हाइड्रोजन था, यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हो गया और वाटर फॉर्म हुआ। तो इस केस में जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, जब ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा पूरा रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं रिडक्शन रिएक्शन पे। तो रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, रिडक्शन रिएक्शन के का जो एग्जांपल है, आपको वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि रिड्यूस हो रहा है। रिडक्शन का मतलब है रिड्यूस होना, यानी कि द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू रिएक्टेंट। इसमें उल्टा होता है, यानी कि जब हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो। ठीक है, इसमें उल्टा होता है, जब हाइड्रोजन ऐड हो और ऑक्सीजन रिमूव हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लो, जैसे ये दे रखा है, क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर और H2O की फॉर्मेशन होगी। यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ऑक्सीजन यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ पर रिमूव हो गया, खाली कॉपर बचा, ऑक्सीजन रिमूव हो गया और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो यहाँ पर क्या हुआ, हाइड्रोजन ऐड हो गया। तो इस केस में क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। यानी कि क्या हुआ कि जब क्यूप्रिक ऑक्साइड से वो खाली कॉपर बच गया, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गया, तो उस केस में जब ऑक्सीजन रिमूव हो गया तो ये क्या है, एक रिडक्शन रिएक्शन है। ठीक है, आगे चलते हैं, यहाँ पर आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन मैंने आपको बताया जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो। व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, यानी कि जब रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ में होती है तो उस केस में हम उसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इसका एग्जांपल यही है, क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो कॉपर और वाटर की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, यहाँ पर क्या हुआ, जब कॉपरिक ऑक्साइड, जो क्यूप्रिक ऑक्साइड है, यहाँ से ऑक्सीजन रिमूव हुआ और यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन ऐड हुआ। जब ऑक्सीजन ऐड हुआ तो ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और ऑक्सीजन रिमूव हुआ तो रिडक्शन भी हो रहा है, तो दोनों काम हो रहे हैं, दोनों काम हो रहे हैं। तो ये क्या है, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। यानी कि जब ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो और जब रिडक्शन भी हो रहा हो तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, इसे इसे रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे।
ठीक है। फिर आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का क्या मतलब होता है? द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन फॉर ऑक्सीडेशन इज कॉल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है कि वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन होने के लिए ऑक्सीजन देता है, उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसको एग्जांपल से समझेंगे। तो अगर हम इसके एग्जांपल की बात करेंगे तो इसका एग्जांपल हो सकता है KMnO4। KMnO4 यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट का जो सॉल्यूशन होता है वो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। उसका एग्जांपल के लिए हम उसे कंसीडर कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन देता है उसे हम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं। और दूसरा पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है कि वो सब्सटेंस जो कि रिमूव करता है हाइड्रोजन को, उसे भी हम क्या बोलते हैं? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही बोलते हैं। यानी कि सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन दे, या फिर वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन को रिमूव करे, उसे भी हम क्या बोलेंगे? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के बारे में। सेकंड बात करते हैं, यहाँ पर आती है रिड्यूसिंग एजेंट की। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट में भी दो पॉइंट आपको याद रखने हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है? द सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन फॉर रिडक्शन इज कॉल्ड अ रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है ऐसा सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए, उसे हम बोलते हैं एक रिड्यूसिंग एजेंट। तो पहला पॉइंट हमें ऐसे याद रखना है। दूसरा पॉइंट है द सब्सटेंस विच गिव्स वो सॉरी रिमूव्स ऑक्सीजन इज ऑल्सो कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, तो वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को रिमूव करे उसे भी हम क्या बोलेंगे? एक रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, इसमें भी आपको दो ही पॉइंट्स याद रखने हैं। बस आपको थोड़ा सा ऐसा याद रखना है कि दोनों का उल्टा केस है। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट के केस में क्या होता है कि वो सब्सटेंस जो कि हाइड्रोजन दे रिडक्शन के लिए उसे रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं, और वो सब्सटेंस जो कि ऑक्सीजन को रिमूव करे उसे हम क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट बोलेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर दे रखा है अगला रिएक्शन है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो आपको शब्द से पता लग रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है जिसके अंदर हीट रिलीज होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट भी फॉर्म होता है और साथ साथ हीट भी रिलीज होती है। उस केस में उस रिएक्शन को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, जिस रिएक्शन के अंदर हीट रिलीज हो अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि प्रोडक्ट भी फॉर्म हो और साथ साथ जो रिएक्शन है उसके होने के बाद उसकी हीट भी रिलीज हो। ठीक है, इसके क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं? इसका पहला एग्जांपल है आपका बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। जब नेचुरल गैस जो है बर्न होती है, यहाँ पर CH4 गैस है यानी कि मीथेन गैस है, जब वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आती है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है, तो उस केस में कार्बन डाइऑक्साइड H2O और हीट रिलीज होती है। अब यहाँ पर हीट क्या हो रही है? यहाँ पर हीट रिलीज होती है, इसलिए हम जो है इसे ऐसे सिंबल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, जब हीट रिलीज हो रही है इस केस में, तो इस केस में जब हम नेचुरल गैस को बर्न करते हैं तो उस केस में हीट रिलीज होती है, और जब हीट रिलीज हो रही है और साथ ही साथ प्रोडक्ट की फॉर्मेशन हो रही है, तो उस केस में हम उसे एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, सेकंड है आपका एग्जांपल रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन यानी कि जब हम सांस लेते हैं ह्यूमन बींग्स, तो वो भी एक क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्योंकि जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में, तो जब वो ऑक्सीजन ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है यानी कि C6H12O6 के साथ, यानी कि जो ग्लूकोज होता है, जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं अपनी बॉडी में, जब वो ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करेगा, वो ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करता है और उससे एनर्जी रिलीज होती है या फिर हीट रिलीज होती है। तो उस केस में भी वो क्या होता है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, क्योंकि उसके अंदर हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड H2O और एनर्जी रिलीज होती है। तो वही रेस्पिरेशन का रिएक्शन है। इसका सिंपली मीनिंग आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें हीट रिलीज होती है अलॉन्ग विद द फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगला रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, अगला रिएक्शन है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है द रिएक्शन विच रिक्वायर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट और इलेक्ट्रिसिटी टू ब्रेक रिएक्टेंट्स इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शंस। ठीक है, तो एंडोथर्मिक रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिन्हें एनर्जी की ज़रूरत होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, ताकि वो रिएक्टेंट्स को ब्रेक डाउन कर पाएँ। इसको अगर आप सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो एंडोथर्मिक रिएक्शन बेसिकली ऐसे रिएक्शन होते हैं जो कि हीट एनर्जी, जिसमें क्या होता है? हीट एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल से कैसे समझना है? जैसे कि यहाँ पर इसका एग्जाम्पल दे रखा है एंडोथर्मिक रिएक्शन का, जैसे कि यहाँ पर दे रखा है कि सिल्वर ब्रोमाइड, यानी कि जब सिल्वर ब्रोमाइड
सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो वो सिल्वर में टूट जाता है और ब्रोमीन गैस जो है इवॉल्व होती है। ठीक है, इस केस में क्या हुआ, इस केस में एनर्जी यहाँ पर क्या हुई, एब्जॉर्ब हुई। एनर्जी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब हुई, यहाँ पर सनलाइट के फॉर्म में जो है एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। ठीक है, जब एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है तभी जो है सिल्वर ब्रोमाइड जो है वो ब्रेक डाउन हो रहा है। इसलिए जो रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जिनके अंदर एनर्जी क्या होती है, एब्जॉर्ब होती है, हीट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट या फिर इलेक्ट्रिसिटी, तो ऐसे रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के टाइप्स पे। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अब 3 टाइप्स होते हैं। पहला होता है आपका थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, दूसरा होता है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, और तीसरा होता है फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इन तीनों के बारे में अभी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। थर्मल डिकम्पोजिशन यानी कि नाम से ही आपको पता लग रहा होगा, थर्मल का मतलब होता है हीट। ठीक है, व्हेन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू हीट इट इज़ कॉल्ड थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, यानी कि जब रिएक्शन यानी कि जब डिकम्पोजिशन जो है हीट की वजह से हो, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसे एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, इसका एग्जाम्पल दे रखा है, यानी कि जब कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, जब कैल्शियम कार्बोनेट क्या होता है, डिकम्पोज होता है, तो उस केस में हमें क्या फॉर्म होता है, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट हीट कर रहे हैं, इसलिए क्या है, एक थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट इन्वॉल्व है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया कि थर्मल डिकम्पोजिशन ऐसे रिएक्शन होते हैं, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं जो कि हीट की वजह से होते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर आता है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आपको शब्द से पता लग रहा होगा इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। व्हेन डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हों, उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर जब H2O, यहाँ पर H2O के थ्रू यानी कि जो वाटर होता है, जब हम उसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करवाते हैं तो वो ब्रेक डाउन हो जाता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। तो ये क्या है, एक इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, क्योंकि इसमें क्या इन्वॉल्व है, इलेक्ट्रिसिटी इन्वॉल्व है। ड्यू टू इलेक्ट्रिसिटी वाटर क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में। ठीक है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, आगे चलते हैं आपका फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन में। तो यहाँ पर आपको पता लग रहा होगा यहाँ पर शब्दों से कि फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का मतलब क्या होता है। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं व्हेन डिकम्पोजिशन टेक प्लेस ड्यू टू सनलाइट इट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी कि ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि सनलाइट की वजह से हों, ऐसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, एग्जाम्पल यहाँ पर दे रखा है, सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट के प्रेजेंस में आता है तो सिल्वर सॉलिड फॉर्म होता है और ब्रोमीन गैस क्या होती है, इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये क्या है, एग्जाम्पल हो गया किसका, फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे भी जा सकते हैं, आपको एग्जाम्पल जो है याद रखने हैं ज़रूर से। फिर बात करते हैं ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी की। ठीक है, अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी के रिएक्शन लिखो, तो इसमें बेसिकली 2 रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। एक होता है आपका सिल्वर ब्रोमाइड का डिकम्पोजिशन और दूसरा होता है आपका सिल्वर क्लोराइड का डिकम्पोजिशन। ये दोनों रिएक्शन जो है आपको याद रखने हैं, और यही सेम रिएक्शन जो है ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, एक तरीके की फोटोग्राफी होती है, उसके अंदर इन्हीं रिएक्शंस का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए ये दोनों रिएक्शन आपको इस पर्पज़ के लिए याद रखने हैं। फिर आता है एक क्वेश्चन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा कि वाई रेस्पिरेशन इज़ एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ठीक है, तो रेस्पिरेशन मैंने बताया आपको एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होती है, क्योंकि उसके अंदर हीट रिलीज होती है। ठीक है, अभी मैंने आपको इसका पूरा जो एक्सप्लेनेशन है वो पहले ही एक्सप्लेन कर दिया, लेकिन आप जो है अभी इसकी स्टेटमेंट पढ़ो। ड्यूरिंग डाइजेशन फूड इज़ ब्रेकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया कि जब हम ऑक्सीजन इनटेक करते हैं हमारी बॉडी में तो क्या होता है कि वो फूड को ब्रेक डाउन करने के काम आता है इन द सेल्स ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है कि जब हमारे बॉडी में डाइजेशन होती है तो फूड जो है वो ब्रेक डाउन होता है हमारी बॉडी के अंदर सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है, जब वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारे बॉडी के सेल्स में, और हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी क्या होता है, एडिनोसाइन ट्राई फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट।
ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। बस आपको सिंपली यही स्टेटमेंट लिख देनी है एग्जामिनेशन के अंदर और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। और उसके नीचे आपको ये रिएक्शन ज़रूर लिखना है, जब ग्लूकोज C6H12O6 रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ और कार्बन डाइऑक्साइड H2 और हीट रिलीज होती है। ठीक है, इसके अंदर आपको फिजिकल स्टेट ज़रूर से रिप्रेजेंट करने, क्योंकि उसके एग्जामिनेशन में मार्क्स कई बार काट लेता है एग्जामिनर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। अब ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से कई सारे हमारे एवरीडे लाइफ में क्या होते हैं, इफेक्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। पहला क्या है, कोरोजन ऑफ मेटल, और दूसरा है रेंसिडिटी ऑफ फूड। यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की वजह से हमारे एवरीडे लाइफ में कुछ इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि मेटल्स जो है वो कोरोड हो जाते हैं और फूड जो है वो रेंसिड हो जाते हैं। इनके बारे में आगे पढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रोसेस होता है कोरोजन। ठीक है, आपने बचपन में भी सुना सुना होगा कोरोजन के बारे में। कोरोजन क्या होता है, व्हेन अ मेटल इज एक्सपोज टू मॉइस्चर, एयर या फिर एसिड फॉर सम टाइम। तो यानी कि जब एक मेटल को एक्सपोज किया जाता है, मॉइस्चर, मॉइस्चर क्या होता है, नमी होती है। एयर यानी कि हवा, और एसिड यानी कि तेजाब। ठीक है, जब एक मेटल जो है कांटेक्ट में आता है नमी के या फिर हवा के या फिर एसिड यानी कि तेजाब के कुछ समय के लिए, अ लेयर ऑफ हाइड्रेटेड ऑक्साइड इज फॉर्म। यानी कि उसके ऊपर, उस मेटल के ऊपर हाइड्रेटेड ऑक्साइड की एक लेयर फॉर्म होती है, विच वीकन्स द मेटल, हैंस द मेटल इज सेड टू बी कोरोडेड। यानी कि जब एक मेटल जो है मॉइस्चर यानी कि जो नमी है, हवा है या फिर एसिड है, उसके कांटेक्ट में आता है कुछ समय के लिए, तो उसके ऊपर एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाती है, जिसकी वजह से वो मेटल क्या हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। इसलिए उस मेटल को या फिर उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। ठीक है, अब आपसे एग्जामिनेशन में पूछेगा कि इस कोरोजन रिएक्शन का क्या क्या लिखो, रिएक्शन लिखो, कोरोजन प्रोसेस का रिएक्शन लिखो। तो इसमें क्या होता है, तो ये जो आपका आयरन है, आयरन रिएक्ट करा यानी कि प्रेजेंस में आया ऑक्सीजन के और साथ ही साथ प्रेजेंस में आया वाटर के। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास क्या फॉर्म हुआ, हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड फॉर्म हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं, रस्ट बोलते हैं, जिंक, या फिर इसे हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे, जंग बोलेंगे। ठीक है, Fe2O3 XH2O। ठीक है, ये फॉर्म होता है। इसको अगर आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जाए कि रस्ट का फॉर्मूला लिखो, तो रस्ट का फॉर्मूला ये है Fe2O3 XH2O। ठीक है, तो आपको ये पूरा रिएक्शन लिखना है अगर आपसे कोरोजन का रिएक्शन मांगे। ठीक है, फिर आगे सेकंड पॉइंट है ब्लैक कोटिंग ऑन सिल्वर एंड ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर। यानी कि ब्लैक कोटिंग होती है सिल्वर के ऊपर और ग्रीन कोटिंग होती है किसके ऊपर, कॉपर के ऊपर। ये आपको सारी चीज़ें जो है एग्जामिनेशन के अंदर लिख के आनी है अगर आपसे पूछी जाती है तो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे बात करते हैं रेंसिडिटी के बारे में। रेंसिडिटी क्या होती है, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स व्हेन एक्सपोज टू एयर। यानी कि रेंसिडिटी का मतलब होता है कि जब फैट्स और ऑयल्स का क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। यानी कि जब, ये समझ लो आप, जो फैट्स होते हैं या फिर जितने भी टाइप के आपके मार्केट में ऑयल्स होते हैं, जब उन्हें हवा में यानी कि जो मॉइस्चर होता है या फिर हवा होती है उसके अंदर एक्सपोज किया जाता है, या फिर वो हवा के कांटेक्ट में आते हैं, तो उस केस में उसे क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। इट लीड्स टू बैड स्मेल एंड बैड टेस्ट ऑफ फूड। इससे क्या होता है कि हमारा जो फूड है उसका टेस्ट बिल्कुल बदल जाता है। ठीक है, इसके मेथड्स क्या हो सकते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के, यानी कि रेंसिडिटी से फूड्स को बचाने के लिए क्या क्या मेथड्स इस्तेमाल करे जा सकते हैं, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं आजकल। मतलब कि जो रेंसिडिटी है उसकी डेफिनेशन ना पूछकर एग्जामिनेशन में आपसे उसके मेथड्स पूछे जाते हैं कि हमें क्या करना चाहिए रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए। तो हम क्या कर सकते हैं फूड के अंदर, बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट्स। यानी कि हम जो है अलग अलग तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं रेंसिडिटी से फूड्स को बचाने के लिए। बाय कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर्स। यानी कि जो एयर टाइट कंटेनर्स होते हैं जो कि बिल्कुल टाइटली पैक्ड होते हैं, उनके अंदर हम अपने फूड को रख सकते हैं ताकि फूड जो है वो हवा के कांटेक्ट में ना आए, जिसकी वजह से हमारा फूड जो है वो बचा रहे। बाय रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। ठीक है, यानी कि जो फूड पैकेट्स के अंदर आपने देखी होगी जो हवा पैक होती है, ठीक है, अगर हम उस हवा को नाइट्रोजन से रिप्लेस कर देंगे तो भी हम अपने फूड्स को रेंसिडिटी से बचा सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक ऐसी गैस होती है जो कि नेचर में अनरिएक्टिव होती है। ठीक है, और फिर बात करते हैं आपका बाय रेफ्रिजरेशन। यानी कि हम जो जितने भी आपके फूड्स हैं उनको फ्रिज के अंदर रख सकते हैं, रेफ्रिजरेट कर सकते हैं रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए या फिर रेंसिडिटी से बचने के लिए। ठीक है, आगे बात करते हैं। एक और तरह का रिएक्शन होता है, डेट इज़ प्रेसिपिटेशन रिएक्शन।
ठीक है। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है? द रिएक्शन इन विच इनसॉल्युबल सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड आर कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन ऐसे रिएक्शन होते हैं जिनमें इनसॉल्युबल सब्सटेंस की फॉर्मेशन होती है, यानी कि वो सब्सटेंस जो कि वाटर के अंदर या फिर किसी भी लिक्विड के अंदर क्या होते हैं, सॉल्युबल नहीं होते, तो उस केस में हम क्या बोलते हैं, उसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसका क्या एग्जाम्पल हो सकता है? इसका एग्जाम्पल आपको अगर एग्जामिनेशन में पूछे तो आपको यही एग्जाम्पल लिखना है। सोडियम सल्फेट एक्वस फॉर्म में जब बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करता है तो बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। इस केस में बेरियम सल्फेट एक वाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया प्रेसिपिटेशन रिएक्शन का। ठीक है। अगर बात करें बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन की, तो आपको पता है कि बैलेंसिंग जो है एग्जामिनेशन में पूछी जाती है, और जितने भी रिएक्शन है आपको, अगर आप बैलेंसिंग के अंदर के दायरे में रहकर ही रिएक्शन को एग्जामिनेशन के अंदर लिखोगे तभी आपको एग्जामिनर जो है वो पूरे मार्क्स देगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपको बैलेंसिंग दे रखी है, जैसे कि आपका सिल्वर ब्रोमाइड का रिएक्शन है, सिल्वर ब्रोमाइड का। ठीक है। यहाँ पर ये डिकम्पोज हो रहा है और यहाँ पर सिल्वर और ब्रोमीन की फॉर्मेशन हो रही है। यहाँ पर अगर 2 सिल्वर हैं तो यहाँ पर भी 2 सिल्वर होने चाहिए। ठीक है। यहाँ पर भी 2 सिल्वर होने चाहिए। अब यहाँ पर 2 सिल्वर हैं और यहाँ 2 ब्रोमीन है। ठीक है। तो इस साइड भी यहाँ पर क्या होना चाहिए, 2 ब्रोमीन होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, 2 ब्रोमीन होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 2 सिल्वर हैं और 2 ब्रोमीन है। ठीक है। आगे बात करते हैं सिल्वर की, सिल्वर क्लोराइड की। ठीक है। सॉरी, यहाँ पर ये रिएक्शन थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, इसको रब कर देते हैं। ठीक है। ये यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन गलत लिखा हुआ है, यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर Br2। ठीक है। ब्रोमीन गैस इवॉल्व होती है तो ये Br2 है। ठीक है। ये रिएक्शन क्या है आपका, बैलेंस्ड रिएक्शन है पूरा, इसके अंदर कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आपको यहाँ पर Br2 कर देना है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है रिएक्शन बैलेंस है, क्योंकि यहाँ पर भी ब्रोमीन 2 हो गए और यहाँ पर भी ब्रोमीन 2 हो गए। ठीक है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। तो ये वाला जो रिएक्शन है वो भी बैलेंस्ड है। ठीक है। ये आपको बैलेंसिंग करके दिखा रहा हूँ कि कैसे आपको रिएक्शन को बैलेंस करना है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड में। ठीक है। यहाँ पर भी आपको पता है, देखो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये देखो 4 हाइड्रोजन है। ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं, 2 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर भी 2 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पर क्या है, 4 हाइड्रोजन है, तो मेरे को 4 हाइड्रोजन करने के लिए यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ठीक है। ये रिएक्शन क्या हो गया, यहाँ पर बैलेंस हो गया। ठीक है। अब यहाँ पर 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, 4 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं, और 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। ठीक है। फोर्थ बात करते हैं यहाँ पर आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये रिएक्शन जो है पूरा बैलेंस्ड रिएक्शन है, क्योंकि इसमें इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 मैग्नीशियम है, इधर भी 2 ऑक्सीजन है और इधर भी 2 ऑक्सीजन है। ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाता है नेक्स्ट रिएक्शन, डैट इज़ जब आयरन रिएक्ट करता है H2O के साथ, तो यहाँ पर Fe3O4 और 4H2O की फॉर्मेशन होती है। ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि 3 आयरन यहाँ पर हैं, 3 आयरन यहाँ पर हैं। ठीक है। 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 4 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं, 8 हाइड्रोजन यहाँ पर हैं और 8 ही हाइड्रोजन यहाँ पर हैं। तो ये रिएक्शन क्या है, बैलेंस्ड है। ठीक है। यहाँ पर CH4 नेक्स्ट रिएक्शन है, CH4 और ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की फॉर्मेशन होगी। तो यहाँ पर कार्बन 1 है, यहाँ पर भी कार्बन 1 है, यहाँ पर हाइड्रोजन क्या है, 4 हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हैं, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है। ठीक है। और यहाँ पर 2 ऑक्सीजन ये रहे। ठीक है। यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, और यहाँ पर क्या है, 4 ऑक्सीजन हो गए। अब यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है इस साइड, तो हमें यहाँ पर 2 लगाना पड़ेगा। ये रिएक्शन क्या हो गया, बैलेंस हो गया। अगला रिएक्शन है FeSO4 रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पर हमें पता है 2 फेरस है, यहाँ पर भी 2 फेरस हैं। यहाँ पर अगर ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहाँ पर 8 हैं। तो इस साइड देखें तो ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, ऑक्सीजन है यहाँ पर 3। ठीक है। और यहाँ पे इस साइड ऑक्सीजन कितने हैं, सॉरी यहाँ पर ऑक्सीजन कितने हैं आपको देखने हैं, यहाँ पर 8 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर कितने हैं, यहाँ पर भी 8 ऑक्सीजन है। तो ये वाला रिएक्शन भी क्या है आपका, बैलेंस्ड है। आगे चलते हैं, अगला रिएक्शन है, यहाँ पर 4 सोडियम रिएक्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पर सोडियम कितने हैं, यहाँ पर भी 4 सोडियम है, यहाँ पर भी 4 सोडियम है, 2 ऑक्सीजन यहाँ पर हैं और 2 ही ऑक्सीजन यहाँ पर हैं। तो ये वाला रिएक्शन भी क्या है, बैलेंस्ड है। अब यहाँ पर 37th पॉइंट जो है मैंने आपको अलग से रिएक्शन लिख रखा है, ताकि आपको जो है ये रिएक्शन आप भूलो ना। ठीक है। ताकि आप ये रिएक्शन भूलो ना। वाइट वॉशिंग का एक स्पेशल रिएक्शन है जो कि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। इसमें अगर आपको कहीं भी वर्ड दिख जाए वाइट वॉशिंग,
तो आपको पता है वाइट वॉशिंग के अंदर कौन सा रिएक्शन यूज़ होता है, जब कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्विकलाइम बोलते हैं, जब वो वाटर के प्रेजेंस में आता है तो उस केस में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होती है, जिसे हम स्लेक्ड लाइम बोलते हैं, और उसके साथ हीट रिलीज होती है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किसके साथ रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, तो उस केस में कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्मेशन होती है और वाटर की फॉर्मेशन होती है। तो ये रिएक्शन क्या है, आपका वाइट वॉशिंग का रिएक्शन है। ठीक है, वाइट वॉशिंग का जब भी आपसे रिएक्शन पूछा जाए तो आप इस रिएक्शन को पूरे को लिख सकते हो। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। जितने भी पॉइंट्स इस नोट्स के अंदर कवर करे गए हैं, वो सारे नोट्स के अंदर जितने भी कवर करे गए हैं वो सारे आपके एक्टिविटीज़ के अंदर भी हैं, और साथ ही साथ जो आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक है उसके अंदर जितने भी आपके एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस हैं वो भी साथ साथ आपके कवर करे गए हैं। ठीक है, अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा, और साथ ही साथ अगर आपको इन नोट्स की एक पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, वहाँ से आप इन नोट्स की पीडीएफ को एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।